जी गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास आज आपकी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। टॉपिक शायद 11th की फिजिक्स का सबसे बेहतरीन टॉपिक रोटेशन मोशन। दो ही चैप्टर मुझे 11th में लगते हैं कि 11th के हैं। वन इज़ द रोटेशन मोशन एंड अनदर इज़ द SHM सरल आवर्त गति। दो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, इनमें कंटेंट बहुत नहीं बढ़ा। चलिए हो गया कोई बात नहीं। लिसन माय डियर, तो आज आपके पास चैप्टर जो है उसका नाम है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का क्या रोटेशन मोशन कर दीजिए। अपनी NCERT में चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन के नाम से या केवल सिस्टम ऑफ पार्टिकल ही से लिख देता है, ठीक है। तो इसका नाम सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्यों है ये बात भी थोड़ी देर में आपको पता चलेगी। इस टॉपिक का फर्स्ट मोस्ट कंसेप्ट है व्हाट इज रिजिड बॉडी। जब आपको रिजिड बॉडी आएगी तभी तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड पार्टिकल्स। रिजिड बॉडी कोई बता सकता है हमें व्हाट इज द रिजिड बॉडी? व्हाट इज द रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? सॉलिड। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो इलास्टिक होती है, एक प्लास्टिक होती है, एक रिजिड होती है। हाँ बढ़िया पकड़ रहा है, बिल्कुल। देखो मैं तुमको तीनों का, इसके बहाने में तीनों का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। व्हाट आर रिजिड बॉडी, व्हाट आर इलास्टिक बॉडी एंड व्हाट आर प्लास्टिक बॉडीज। तो इलास्टिक के बारे में कहा जाता है कि इलास्टिक बॉडीज आर दोज बॉडीज विच आर डिफॉर्मेटेड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। इलास्टिक बॉडीज़ वो होती हैं जिन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने से वो अपने शेप में चेंज आ जाता है उनके, और एक्सटर्नल फोर्स हटाते ही वापस अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करती हैं, वापस अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करती हैं। दैट्स कॉल्ड इलास्टिक, दैट्स कॉल्ड। एंड व्हाट आर प्लास्टिक? इलास्टिक में क्या है कि आप फोर्स लगाएंगे शक्ल बदल जाएगी, सूरत बदल जाएगी, लेकिन फोर्स हटाते ही वापस अपनी शेप रीगेन करेंगे। एक चैप्टर ही पढ़ेंगे हम लोग इलास्टिसिटी। तो दैट्स कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। एंड व्हाट आर प्लास्टिक? सुना होगा, बहुत नाम, कॉमन नाम है प्लास्टिक का है फलानी चीज़। इसकी मेटेरियल प्रॉपर्टी क्या होती है? यस, फोर्स लगा दे शक्ल बदल जाएगी, लेकिन फोर्स हटाने के बाद वो वापस नहीं आएगी। शक्ल चेंज, जोन बदल गई वो बदल गई, वही बनी रहेगी। फोर्स लगाएंगे शक्ल चेंज होगी और फोर्स हटाते ही वापस अपनी शक्ल में बदल के नहीं आएगी, ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करेगी। दैट्स कॉल्ड प्लास्टिक। एंड व्हाट आर द रिजिड बॉडी? हमारी बात रिजिड बॉडी के ऊपर चल रही है। हाँ, मोटी मोटी भाषा में बदल कहें तो किसी ऐसी बॉडी पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें तो उसका कुछ भी ना उखाड़ पाएँ, जैसी है वैसी बनी रहे। या टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से इसके मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर चेंज बिल्कुल नहीं आता है। भाई फोर्स लगाते हैं, जैसे स्पंज है तो क्या है, इसके पार्टिकल भागेंगे इधर उधर, लेकिन रिजिड बॉडी क्या है, लगाए रहो ताकत, एक को कुछ ना उखाड़ पाओ, ना ये इधर जाए ना ये। किसी भी बॉडी को, रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिस पर कोई फोर्स हम लगाएं तो उस पर उसके मॉलिक्यूल में कोई इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंट बिल्कुल ना हो, इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंट ना हो, और आप कितना भी फोर्स लगा लें। जैसे लोहे का कोई क्यूब हो, लगाए नहीं, आप जितनी ताकत लगा सकते हैं, कुछ कर पाएँ क्या उसका? तो दैट्स कॉल्ड रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी में सबसे पहला ये चैप्टर मोशन है, इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है टॉर्क। और इसके बारे में हम लोगों ने वेक्टर के चैप्टर में भी पढ़ा है बार बार। व्हाट इज द टॉर्क? एग्जैक्टली जो वहाँ पढ़ा था वो यहाँ काम आने वाला है, और यहाँ एक बार फिर से हम वेक्टर की भाषा में, ओरिजिनल लैंग्वेज में टॉर्क की डेफिनेशन लिखा रहे हैं। व्हेन ए बॉडी रोटेट और ट्राई टू रोटेट अबाउट एनी एक्सिस, व्हेन ए बॉडी रोटेट or try to rotate about any axis is called, then the force is applied on a body, then the product of perpendicular distance and product of force is called torque.
जब कोई वस्तु किसी बिंदु के परितः घूर्णन करती है अथवा घूर्णन करने का प्रयास करती है तो उस पर लगाए गए और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। When a body rotate or try to rotate about any axis, then the product of perpendicular distance from rotation axis to the force is called torque। अब इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन वेक्टर के दो एक न्यूमेरिकल का काउंट बना करके हम आप तक पहुंचाएंगे। लिखिए पहले डेफिनेशन। When a body rotate or try to rotate, when a body rotate or try to rotate about any axis, when a body rotate or try to rotate about any axis, then the product of force and perpendicular distance from rotation axis, force and perpendicular distance from rotation axis force and perpendicular distance from rotation axis is called torque। क्योंकि इस चैप्टर में सारा खेल टॉर्क का ही होगा तो पहले मैं टॉर्क को समझाने के लिए आया हूँ। सुने, when a body rotate or try to rotate about any axis, जैसे मैंने कहा ये दरवाज़ा देखा है, ये एक कब्जे पर फंसा हुआ है तो एक कब्जा क्या हो गया, दोनों कब्जे की जो पूरी लाइन है, ये पाइप लाइन जो ऊपर को गई है, इसका रोटेशन एक्सिस हो गई। अब आपने देखा होगा इसका जो कुंडा होता है ये इस किनारे लगाते हैं, अगर इसको वहाँ उस किनारे लगाते तो क्या खोल बंद नहीं कर पाते, एकदम किनारे लगा देते अगर, हाँ खुलता बंद करता ज़रूर लेकिन ये फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगा लेता, फोर्स काफ़ी। कभी कभी देखा होगा ट्रक वालों को आप लोगों ने, उनका जब टायर पंक्चर हो जाता है तो उनको अपना टायर खोलना पड़ता है तो वो क्या करते हैं, रिंच के जो पाना रिंच होता है उसको तो लगाते हैं, इसके बाद एक्स्ट्रा उनके पास एक एक्सटेंशन रॉड होती है, पाना लगाएंगे, पाना में वो रॉड डालेंगे और फिर किनारे से खड़े होकर चढ़ जाएंगे, खट्टे से खुल जाता है। जबकि वो इतना हैवी बोल्ट होता है उसे खोलना बहुत मुश्किल हो अगर आपकी रॉड छोटी हो तो। होता क्या है, आपको पता है कि वो जो बोल्ट है, बोल्ट को खोलने के लिए रोटेशन कराना है, टॉर्क पैदा करना है, बिना टॉर्क पैदा करे वो घूमेगा नहीं। अब टॉर्क में दो चीज़ों का रोल है, फोर्स इनटू, तो टॉर्क को अगर बढ़ाना है तो या तो आप फोर्स बढ़ाएं, लेकिन फोर्स तो लिमिटेड है, आप ही हैं, आप बजरंगबली नहीं ना बन सकते हैं कि जब चाहे तब कम कर लें, जब चाहे तब ज़्यादा कर लें। तो अब आपके पास फिर साइंस से बजरंगबली नहीं बनेंगे तो अगर आप अकेले हैं, फोर्स आपके पास लिमिटेड है, तो अब आपको अगर टॉर्क बढ़ाना है तो आप दूसरा तरीका क्या अप्लाई करेंगे, आर बढ़ा लें। तो क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को खोलना होता है तो रॉड को क्या कर देते हैं, थोड़ी लंबी कर दें। इतनी बड़ी रिंच से आप खोल रहे हैं तो हो सकता है वो एप्रोप्रिएट ताकत ना लगे जिससे आपका बोल्ट खिले, उसी रिंच में क्या करें, एक ठो पाइप घुसा के लंबी कर दें, ज़रा सा ताकत लगाएंगे, किनारे खट्ट से खुल जाएगी, तुरंत कम ही फोर्स में खुल जाएगी। जितना पहले लगा के आप खोल नहीं पा रहे थे उससे शायद आधे या चौथाई फोर्स में ही वो खुल जाए। क्यों? क्योंकि आपने आर को बढ़ा दिया, आर को आप डबल कर दोगे, टॉर्क आपका डबल हो जाएगा। इतनी बड़ी रिंच थी आपकी, इतनी बड़ी उसके पीछे लगा के कर दीजिए, ज़रा से फोर्स में खुल जाएगी। यही तो होता है। कभी भी किसी मैकेनिक को देखना, कोई पहिया भैया का बोल्ट खोल रहा है, नहीं खोल रहा है तो क्या करता है, खट से पाइप लेकर उसमें लगा करके तुरंत खुल जाता है। तो टॉर्क समझ में आ गया होगा। When a body rotate or try to rotate about any axis, then the product of force and perpendicular distance from rotation axis is called torque। लेकिन मैंने क्या कहा, फिजिक्स तब तक फिजिक्स नहीं बनती जब तक इसके कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल ना चले। तो इसमें वेक्टर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे वो वेक्टर को फॉलो करेंगे। जैसे कहेगा क्या, ये हम लोग वेक्टर के चैप्टर में भी लगाए थे, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और सेम सवाल जो आपको वेक्टर के चैप्टर में मिले थे वो यहाँ भी मिलने वाला है। अभी वेक्टर से तो निकले हम लोग। कहता है ए फोर्स F इज इक्वल टू 2I - J + 4K।
F इज इक्वल टू 2I माइनस जे प्लस 4K। 150, 200, 500 न्यूटन फोर्स नहीं है, वेक्टर वाला फोर्स है। इज अप्लाइड ऑन ए पॉइंट, इज अप्लाइड ऑन ए पॉइंट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट देता है 2, -1, 4। जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, -1, 4। फाइंड द मोमेंट यार, टॉर्क, फाइंड द मोमेंट और टॉर्क अबाउट पॉइंट O, अबाउट पॉइंट O, विच वे, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो ये गिवन है, और आपसे कहता है इस फोर्स का इस पॉइंट पर जो लगा है इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालिए। तो टॉर्क इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी भी, R क्रॉस F। तो F तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन R क्या है यहाँ। तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया जाए उसका नाम हमेशा A दें, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उसका नाम O दें, और वेक्टर OA ही मेरा वेक्टर R होगा। ध्यान दें इधर, वेक्टर OA ही मेरा वेक्टर R होगा। तो अगर इसमें से मैं इसे माइनस कर दूं तभी तो ये वेक्टर R की वैल्यू निकलेगी। OA निकालने के लिए हमेशा A में O को माइनस करा। वेक्टर में कंसेप्ट बताया ना कि दो पॉइंट का अगर ये पोजीशन वेक्टर है, A के कोऑर्डिनेट हैं, B के कोऑर्डिनेट हैं, वेक्टर AB पूछा गया है तो B में A के कोऑर्डिनेट घटाएं। तो ज़रा वेक्टर OA निकालिए, तो A में O को घटाते जाएँ, कितना आएगा, 2 में 1 निकल जाएगा 1, यानी सिर्फ I, -1 में -3 हो जाएगा तो माइनस का 4J, -1 है और इसमें माइनस होगा, ये 4 4 सेम हो गए तो 0K, 0 मेरा वेक्टर R मुझे मिल गया, मेरा वेक्टर F मुझे मिल गया। मैं टॉर्क निकालने की ओर आगे बढ़ गया हूँ, टॉर्क निकालने जा रहा हूँ। बताइए निकाल पाएंगे क्या आप हमारे लिए? टॉर्क के लिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में भली प्रकार अच्छी प्रकार से आता है। हाउ टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए I क्रॉस F करना है, तो I के एलिमेंट में क्या है, 1, -4 और 0। कुछ बच्चे हमारे साथ अभी जल्दी आए हैं तो बच्चे अपनी श्योरिटी कर लेंगे, तो हम उनके वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10 मिनट का काम है। पहले वेक्टर R के I, J और K के एलिमेंट्स को यहाँ डाल दें, और वेक्टर F के I, J, K के एलिमेंट्स को यहाँ डाल दें। हाँ, वो 2, -1 और 4 करेक्ट है ना। मेरा टॉर्क निकलने वाला है, बस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको आते रहना चाहिए। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बहुत सरल है। जिन बच्चों ने क्लास 10th में इक्वेशन सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा होता है, बस पॉलिनोमियल में वही से आ जाता है। पहली लाइन पहला कॉलम बंद है, पहली लाइन पहला कॉलम बंद है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, फिर इसको इससे करेंगे 0 हो जाएगा। फिर जब J लिखते हैं तो माइनस का लिखते हैं, क्यों श्रेया? पहली लाइन पहला कॉलम पैक है, 4 1 जा 4 -0 है कि नहीं। और फिर K जाते हैं उज्ज्वल, पहली लाइन आखिरी कॉलम पकड़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -1, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं -8, लेकिन बीच में माइनस लगा होता है तो प्लस का 8। हमारा रिजल्ट आ गया माइनस का 16I, माइनस का 4J और प्लस का 7K। हमारे पास दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के और बहुत सारे सवाल आपको इस चैप्टर में, जब अपनी बेसबुक ही लगाएंगे तो कई सारे सवाल, ये वेक्टर में भी था और यहाँ भी फिर से आएगा, दोबारा मिलने वाला है। ये वेक्टर में भी था और इस चैप्टर के फर्स्ट वन कंसेप्ट के रूप में टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी हमारे पास मिलने वाला था। टॉर्क की सारी कंसेप्ट समझ में आ गई है। टॉर्क में क्या क्या मामला होगा, पहले टॉर्क की डेफिनेशन, व्हेन ए बॉडी रोटेट और ट्राई टू रोटेट अबाउट एनी एक्सिस। हिंदी में बोले, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करती है अथवा घूर्णन करने का प्रयास करती है तो उस पर लगाए गए बल और घूर्णन से लंबवत दूरी के गुणनफल को बलाघूर्ण कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में बोलो, व्हेन ए बॉडी रोटेट और ट्राई टू रोटेट अबाउट एनी एक्सिस देन द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अमेरिकन में बोलो चाहे ब्रिटिश में बोलो, ब्रिटिश में कैसे बोलेंगे, ट्राई टू रोटेट अबाउट एनी एक्सिस, नहीं चाइनीज में नहीं बोलते हैं। अमेरिकन वाली अंग्रेजी अलग होती है, ब्रिटिश वाली अंग्रेजी अलग होती है, दोनों में टोन का अंतर है। फ्रांस में तो फ्रेंच बोली जाती है ज़्यादातर अंग्रेजी, फिर इनके अलावा जो और अंग्रेजी बोलते हैं वो ठीक से अंग्रेजी बोलते हैं। ये दोनों आदमी ठीक से अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी बोलेंगे तो लगता है गाली दे रहे हैं। हाँ, खासकर अमेरिकन आदमी अंग्रेजी बोलेगा तो बहुत बेकार बोलता है, बहुत रद्दी अंग्रेजी बोलता है, बहुत एकदम धक्का दे करके, जैसे इंजन ना स्टार्ट हो रहा डीजल वाला वैसे करके।
हाँ हाँ, सचिन तेंदुलकर, हाँ वही कहना। इंग्लैंड वाले ठीक ठाक बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन वाले जितने अंग्रेजी बोलेंगे एकदम नाश कर देते हैं अंग्रेजी का, और बाकी कंट्री तो ठीक ही बोलती हैं। जैसे हम आप बोलते हैं तो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, सबसे अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं हम ही लोग। अभी प्रभात सर हमारे उस दिन बता रहे थे, कह रहे थे कि $20 लाख इंडियंस लोग अंग्रेजों को अंग्रेजी पढ़ा के कमाते हैं। कमाल है। अभी परसों दिन प्रभात सर मैं पढ़ा रहे थे, मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि $20 लाख हम इंडियंस अंग्रेज़ों को अंग्रेजी पढ़ा के कमाते हैं। $20 लाख हर साल। मतलब जो इंडिया के ट्यूटर्स हैं अंग्रेज़ों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी वो हमको दे के गए। कमाल है ना, प्राउड फील होने वाली बात। ऑनलाइन क्लास में उनको अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेज़ों को। अरे इंडिया के बहुत लोग काम कर रहे हैं अंग्रेज विदेश के लोगों को पढ़ाने का, बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं। डॉलर में मिलता है सीधा, यहाँ से ऑनलाइन टीचिंग करो, डॉलर में सीधा रकम आती है। 1 घंटे का मान के चलो कि करीब करीब $40-50, $40-50। अगर ठीक से काम, अगर आपका डेमो पास हो गया तो 1 घंटे में $40 से $50। हाँ, 1 घंटे में 3-3.5 हज़ार रुपये। हाँ, 1 घंटे काम करो, 3-3.5 हज़ार पर डे। छोटे बच्चों का, 3, 4, 5 के बच्चों को पढ़ाने का। बस केवल आपकी अंग्रेजी सही हो जाए, फिर आराम से पढ़ाइए। बाकी फिजिक्स मैथ तुमसे ज़्यादा उबे करती है हमेशा। तो आपको पता है पूरी दुनिया में जो फिजिक्स और मैथ है सबसे अच्छी हम ही आप तो पढ़ते हैं। सही बात है, लेकिन दिक्कत है कि इतनी भीड़ भरी तुम्हें निकलता थोड़े बहुत है, बाकी सब कचरा निकल जाता है, सोना थोड़ा बहुत है। अच्छा बताओ, मैथ्स का ओलंपियाड या फिजिक्स का ओलंपियाड का एग्ज़ाम होता है तो हर साल तुमने देखा होगा पिछले 10-12 साल से, खासकर फिजिक्स ओलंपियाड इंडिया का स्टूडेंट ही पोजीशन करता है। तो ये बताओ, अगर ओलंपियाड की परीक्षा वर्ल्ड वाइड है तो हर देश में यही फिजिक्स पढ़ाई जाती होगी। 11th-12th के बच्चों को यही सिलेबस होगा, तभी तो परीक्षा वर्ल्ड वाइड है। और इंडिया का बच्चा अगर टॉप का तो उसको कोई दूसरा सिलेबस तो पढ़ाया नहीं जाता है। यही किताब एस.सी. वर्मा पढ़ा होता है, एरोडोव पढ़ा होता है, वही लगाया होता है, परीक्षा में बैठता है, क्वेश्चन क्लिक करके आता है। और मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में वो परीक्षा होती है। भाई IIT तो इंडिया बेस्ड हो गई परीक्षा कि भारत के बच्चे बैठे हैं, या थोड़े बहुत मान लो विदेशी भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो ओलंपियाड की परीक्षा होती है पूरे विश्व में परीक्षा होती है। वो हर कंट्री में, हर मतलब छोटी छोटी जगहों पे ली जाती है। पता नहीं एक बच्चा कहाँ से निकल के आ जाए, लेकिन टॉपर कहाँ का होता है? इंडिया का। तो बताओ अच्छा कौन है? तो सिंपल सी बात, समझने वाली बात है। आप सोचते हैं कि नहीं विदेश चले जाएंगे तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे। हमारी IIT का मुकाबला तमाम सारे डेवलप कंट्री के तमाम सारे इंस्टीट्यूशन ही नहीं करते हैं। लेकिन दिक्कतें होती है कि तभी तो देखो, पहले तुम एक और चीज़ एनालिसिस नहीं करते हो कि यहाँ बच्चा जो IIT से निकलता है फटाफट विदेशी कंपनियाँ लाइन लगा के खड़ी हो जाती हैं। साला जब तुम्हारे यहाँ इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी है, बता ना, तुम्हारे यहाँ अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तुम यहाँ का झक मारने आते हो सारे हमारे बच्चों को लेने, लेकिन लाइन लगा के खड़े रहेंगे। जितनी विदेशी कंपनियाँ हैं खटाखट उठाएंगे, लेके जाएंगे। क्यों? अगर अमेरिका बहुत मानता है कि उनका MIT बहुत अच्छा है, मानता भी है अमेरिका, और दुनिया भी कहती है कि नहीं MIT बहुत बढ़िया है, दुनिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, तो वो MIT के बारे में कहा जाता है ऐसा। लेकिन MIT अगर इतना अच्छा होता तो फिर आप IIT के साथ उसका कोलैबोरेशन चलता है। IIT के करीब 100 बच्चे हर साल MIT जाते हैं, MIT के 100 बच्चे IIT आते हैं हर साल। और तब भी IIT का नाम जब दुनिया की लिस्ट निकलती है तो लिस्ट में कहीं नहीं होगा, दुनिया की लिस्ट में IIT के नाम नहीं होंगे, कुछ के होंगे 2-1 IIT के नाम। लेकिन जब लड़के लेना होता है, कंपनी को काम का आदमी चाहिए होता है, तो IIT आते हैं। तो जानते हैं हिंदुस्तानी लेबोरियस बहुत होते हैं। देख लो पूरी दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनमें CEO के पद पर है कौन? इंडियंस है ज़्यादातर, जितनी बड़ी कंपनियां हैं तमाम है। सुंदर पिचाई एक एग्जाम्पल हैं, ऐसे तमाम गुमनाम हैं। छोटी छोटी कंपनियां विदेशों की हैं, सबके हेड वही हैं इंडियंस ही। रोटेशन समझ में आ गया? वो क्या कहते हैं, टॉर्क समझ में आ गया? टॉर्क के बाद इस टॉपिक में एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, इक्वेशन ऑफ
रोटेशन मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ, आपको लीनियर मोशन की तीनों इक्वेशन याद हैं? वी यू प्लस इनके डेरिवेशन याद हैं? आप उजड़ गए हैं सब अब तक? कर पाएंगे? आज आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाएंगे। जब आप इसी लीनियर मोशन को रोटेशन मोशन में कन्वर्ट कर देते हो, लीनियर मोशन को आप चलिए थोड़ा सा बात रोशनी डाल देते हैं, रोटेशन मोशन होता क्या है। आपने बेसिकली अब तक दो मोशन पढ़ लिए। एक मोशन कौन पढ़ा? बिल्कुल लीनियर, सीधे जाना सीधे आना। ये भी लीनियर मोशन ही था, जो सीधा ऊपर जाना सीधा नीचे चले आना, ये भी लीनियर मोशन ही था, बस इसका नाम था मोशन अंडर ग्रेविटेशन, मोशन अंडर, ये था मोशन अंडर एक्सेलरेशन, मोशन अंडर। तो अगर सीधे चल रही है बॉडी, रिटार्ड हो रही है या एक्सेलरेट हो रही है, तो मोशन के तीनों इक्वेशन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऊपर जाना या नीचे आने का कार्यक्रम, तो हर एक की जगह जी का रिप्लेसमेंट होना, ऊपर जाने पर माइनस जी होना, नीचे आने पर प्लस जी होना। इसके बाद अभी एकदम ताज़ा ताज़ा था आपके पास, इसमें इधर को भी जाना था, ऊपर को भी चढ़ना था, दो दो मोशन थे, इसलिए इसका नाम 2 डायमेंशन मोशन भी रखा गया। अभी डिटेल में इसे हम लोग पढ़ के आए। अब आज क्या है, इन सभी मोशन से अलग हट करके रोटेशन मोशन। ये पंखा क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस फिक्स हो गई, ऐसे ऐसे घूमे, अपनी एक्सिस के अबाउट पूरी की पूरी बॉडी ही घूमे, तो रोटेशन। एक और होता है रेवोल्यूशन, पूरी की पूरी बॉडी ही घूमे एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, पूरी की पूरी बॉडी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमे, दिस कॉल्ड रेवोल्यूशन। हाँ, जैसे अर्थ हमारी सन का चक्कर लगाती है, दैट्स कॉल्ड रेवोल्यूशन। और अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, वो क्या है? रोटेशन। अर्थ का अपनी एक्सिस पर घूमना रोटेशन है, और अर्थ का सन के चारों तरफ चक्कर लगाना रेवोल्यूशन है। पूरी की पूरी बॉडी घूम जाए रेवोल्यूशन, और पूरी बॉडी अपनी एक्सिस पर घूमे, दैट्स कॉल्ड रोटेशन। ये फैन क्या कर रहा है? ये वाला फैन क्या कर रहा है? हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, खड़े हैं, कोई मोशन नहीं है, न लीनियर मोशन, न वर्टिकल मोशन, न प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई मोशन नहीं है। लेकिन आपके ऊपर चलता हुआ पंखा कौन सा मोशन है? रोटेशन मोशन। तो जब मामला रोटेशन मोशन का आएगा तो ध्यान रखिएगा, जो लीनियर मोशन में फाइनल वेलोसिटी होती है, उसे रोटेशन मोशन की फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा क्या बोलते हैं? तो इनिशियल वेलोसिटी वहाँ यू थी, तो उसको ओमेगा 0। लीनियर एक्सेलरेशन ए था, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ध्यान रखिएगा, वी रिप्लेस हो जाता है ओमेगा से, यू रिप्लेस हो जाता है ओमेगा 0 से, और ए रिप्लेस हो जाता है अल्फा से। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होगी, रिवोल्यूशन कर रही होगी, तो उसमें कौन सी वेलोसिटी होगी? एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होगी? एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा 0 और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा। और जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। कोणीय वेग परिवहन, हाँ बिल्कुल है ना। तो v की जगह पर ओमेगा, u की जगह पर ओमेगा 0, a की जगह अल्फा, t की जगह t। हाँ, टाइम तो दुनिया में टाइम नहीं ना, आपको एंगुलर टाइम होता है क्या? तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी कुछ ऐसे बन जाएगी, बताओ। हाँ, अब इसमें तुमको पता है कि जब कोई बॉडी एंगुलर मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, तो सेंटर पर कुछ एंगल सबस्टेंड करती है, इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो यस है वो रिप्लेस हो जाएगा थीटा से। तो एस की जगह क्या कर दें? ओमेगा 0, इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा 0, ए की जगह पर टी स्क्वायर। आप समझ रहे हैं? और इसके बारे में क्या ख्याल है? स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर
2 अल्फ़ा थीटा। मोशन की इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। मौका है एक एक करके सबको डिराइव करके निकाल देने का, और डेरिवेशन 1 बाई 1 एक के साथ एक फ्री में मिलेगा। पहले मैं इसको रिवाइज कराऊंगा, आप बोल देंगे कि कैसे कैसे हुआ था, फिर उसी के आधार पर इसको करेंगे। ज़रा सुनिएगा, अगर आपको ये याद आता हो तो हमने इसको बहुत सुंदर बताया था, आज फिर से पढ़ाते हैं। क्यों श्रेया? ए बराबर डी वी बाई, फिर हम लोग आए थे कहाँ पर उज्ज्वल? ए डी टी। मेरा टाइम कहाँ से कहाँ तक जाता था, मेरी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक जाती थी। थोड़ा तूफानी कर दें तो डी वी का इंटीग्रेशन, लिमिट लगेगा ए एज ए कांस्टेंट, डी टी का इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक सबको बहुत अच्छे से पता था। लिमिट v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी माइनस टी जीरो। देख रहे, इतना प्रयास किया था हमने कि सब याद हो गया है, जुबान पर आ गया है। v बराबर u प्लस ए टी। क्यों ना आज इसी के तर्ज पर इसको ड्राइव किया जाए। ज़रा एक बार थोड़ा सा नज़र डालिए। अल्फा ए की जगह पर अल्फ़ा लिखना चाहिए और v की जगह पर ओमेगा लिखना चाहिए। क्यों उपाध्याय? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए प्रोग्राम कैसे करें, एकदम सेम डिक्टो मैच। अल्फ़ा डी टी ये डू ओमेगा का फंक्शन है, तो मैंने कहा था इनिशियल से फाइनल तक जाती है। वो u से v गई थी, तो इसे ओमेगा 0 से कहाँ तक जाना होगा? ओमेगा तक, राइट। टाइम तो हमेशा टाइम है, जो हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाएगा। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डी वी का अगर v हुआ था, डी एस का यस होता था, तो डी ओमेगा का ओमेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएगा बच्चा? अल्फा एज ए कांस्टेंट डी टी का इंटीग्रेशन, टी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? लिमिट खोलनी आती है, अपर लिमिट माइनस अल्फा डी टी। हो गया ना? उम्मीद करता हूँ एक का फ्लेवर मिला होगा, तो बाकी भी जैसे आप, अगर आप इसको जानते हैं तो इसको निकालने में बस 15 सेकंड का मामला है। चलो एक नोट कर लिया जाए, ये वाला, ये तो हमने पहले ही करा रखा है ना। जो बच्चे हमारे बाद में भी आए हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे थर्सडे के दिन, तो उनको और पीछे की चीज़ों को मैं पढ़ाना धीरे धीरे शुरू कर दूँगा, सब बैकअप हो जाएगा। जी भाई, पास हो गए हो? थोड़ा ध्यान लगाया करो, साथ ही साथ बैठे हो ना इनके सब। कौन? ये सबसे शुरू से आया है। लिखो इसको पहले। केवल इतना याद कर लो आशीष, चिड़िया बैठी हो डी ओमेगा लिखा हो माने ओमेगा, चिड़िया बैठी हो डी टी लिखा हो माने टी, चिड़िया बैठी हो डी एस लिखा हो माने यस, डी वी लिखा हो यानी वी। बस हो गया इंटीग्रेशन। एक ठो फार्मूला याद कर लो, इंटीग्रेशन टी की पावर एन डी टी कहीं लिखा हो तो दिस बिकम टी की पावर एन प्लस 1/। कितना डिटेल में जा के समझाया है, वही करेंगे। इतना ज़्यादा समय दे करके समझाया है। मतलब वो जो गधा होता है ना, उसको भी अगर मानव जन्म मिल जाए तो सारा उसमें बैठा रहे क्लास में, तो वह आके जब मनुष्य जन्म मिले तो तुरंत ही वैज्ञानिक बन जाए। सही बता रहा हूँ। अगर जो गधा हो इस जन्म में और वो क्लास में आके बैठे, तो अगला जन्म उसको मानव का मिले और मेरे साथ मोशन वोशन पढ़ा हो, तो सीधा इंटीग्रेशन बोलते बोलते पैदा होगा वो। इसको अभी तक नहीं आया है। अच्छा, कोई इसको करके दिखा सकता है? पक्का? चलो अच्छा दिखाओ। आज चैप्टर ही बिल्कुल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़त्म होना चाहिए, एक एक पॉइंट पर काम होना चाहिए। कनेक्टेड चीज़ें हैं। जो बच्चे हमारे थोड़ा पीछे रह गए उनके लिए मैं एक स्पेशल क्लास 2, 3, 4, 5 क्लास में उनको बढ़िया से कंसेप्ट और बैकअप दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले थर्सडे को तैयार रहिएगा आप लोग। उज्ज्वल बात समझ में आ रही बेटा? एकदम सिंपल सीधा मामला है। मोशन की अगर इक्वेशन ये तुम्हें आती है तो ये आ जाएगी, ये आती है तो ये आ जाएगी, ये आती है तो ये भी आ जाएगी, फ्लेवर सेम होगा। श्रेया पहले इसको करो, पहले इसको पहले करो, इस वाले को याद है क्या किया था हम लोगों ने? v इज इक्वल टू डी एस अपान डी टी। तो डी एस इज इक्वल टू क्या किया था? वी डी टी। वी की जगह पर पहले वैल्यू नहीं रखी थी, पगला गई है क्या? चरस पी लिए।
यू ए टी डी टी है ना, डी एस। इंटीग्रेशन मारा था डी एस का यस, ये 0 to s था और ये टाइम का फंक्शन इसलिए 0 to t था, टाइम है इसलिए 0 to t था। तो डी एस का इंटीग्रेशन यस लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से यस। यू एज ए कांस्टेंट डी टी का इंटीग्रेशन टी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए एज ए कांस्टेंट टी की पावर 1 का इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t। खोला था तो वही u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया था। तो अगर मैं इसे मोशन में कन्वर्ट करूं तो v की जगह लिखना होगा ओमेगा, s की जगह लिखना होगा थीटा। देखो मैंने अलग से लिख रखा है तुम्हारे लिए कहीं, v रिप्लेस हो जाएगा ओमेगा से, u रिप्लेस हो जाएगा ओमेगा 0 से, a रिप्लेस हो जाएगा अल्फा से, s रिप्लेस हो जाएगा थीटा से। देखो यहाँ से v इज इक्वल टू डी एस अपान डी टी की जगह ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपान, तो बोलो डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा 0 प्लस ओमेगा डी टी। और ओमेगा का मान इक्वेशन नंबर 1 से किसके बराबर आया था, सर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी टी, यही आया था ना। अब सुनो, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास सिर्फ डी थीटा ओमेगा 0 डी टी प्लस अल्फ़ा टी डी टी। हाँ ठीक है, बाद में कर देंगे। तो डी थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से s। हाँ वो 0 से s गया था, तो 0 से, अरे जब चालू किया होगा तो थीटा 0 होगा। टाइम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, और यहाँ का टाइम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा ए श्रेया लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से थीटा ओमेगा 0 एज ए कांस्टेंट डी टी का इंटीग्रेशन टी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t अल्फा एज ए कांस्टेंट टी की पावर 1 का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट वाई 0 to t। हो गया ना, इक्वेशन बन गई। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो जिसने मोशन का वो 1 डायमेंशन पढ़ा है वो रोटेशन भी पकड़ लेगा, 1 डायमेंशन नहीं पढ़ा है तो वो भी नहीं आएगी। बहुत बहुत बार समझाइए, कितनी बार लगवाइए, पहले कितनी बार करवाइए इसको। दिखाया है कोई। थर्ड की तैयारी है क्या अब आपके पास, बना दिया जाए, ऊपर ही बना देते हैं। थर्ड में पहले मोशन रिलेशन वाला समझ लें, 1 डायमेंशन का। 1 डायमेंशन याद है हम लोग कैसे करते थे, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से स्टार्ट करते थे, फिर एक जुगाड़ करते थे डी एस से मल्टीप्लाई डी एस से दिस डी एस अपान डी टी क्या हो जाया करता था, डी एस बाई डी टी को हम लोग वी लिख देते थे, वी डी वी ए डी एस ए। टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड 0 to s u to v ए एज ए कांस्टेंट डी एस का इंटीग्रेशन यस लिमिट लगागा 0 to यस, v की 1 पावर का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगे था 0 to u to v लगा गया था। इसको लिमिट अपर लोअर सॉल्व करके v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। चलो जरा हमें बताना थर्ड इक्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन बताइए जरा। a की जगह पर अल्फा v की जगह पर डी ओमेगा यहाँ जहाँ डी एस किया था वहाँ डी थीटा, डी थीटा डी थीटा पान डी टी इज कॉल्ड ओमेगा, इज कॉल्ड ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा डी और ओमेगा ये डी थीटा यहाँ भेजो। देखिए केवल यही एक ऐसा टॉपिक है इसमें जो पीछे से कनेक्टेड है। हाँ पीछे से कनेक्टेड है, यानी एक बार रिवीजन लेना होगा आपको। और हाँ जिसको याद है कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 से थीटा जाएगा ये ओमेगा का मामला है तो ओमेगा 0 से ओमेगा जाएगा, क्या आंसर। तो अल्फा इज ए कांस्टेंट डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से थीटा ओमेगा की 1 पावर का इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा की 1 पावर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2। लिमिट खोल लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो वही हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर बाई 2। 2 यहाँ गया, बिल्कुल वही है, लाइन टू लाइन वही है। 2 अल्फ़ा थीटा, 2 अल्फ़ा थीटा, ये रहे मोशन के तीनों इक्वेशन। लेकिन भाई फिर कहना चाहता हूँ ये तभी आएगा आपको जब आपने
मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में जो प्योर मोशन था उसकी इक्वेशन को समझा था। डेरिवेशन बोर्ड में बहुत ज़रूरी है, फाउंडेशन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड जब तक आपको डेरिवेशन का पता नहीं है तब तक आप कुछ सीधे डायरेक्ट ही आएगा। डराइव द रिलेशन थर्ड इक्वेशन वही पूछबा ही करता है। जब आप 12th बोर्ड दे रहे होंगे तो आपके 70 नंबर के पेपर में कम से कम 35 से 30 नंबर के डेरिवेशन होते हैं, और वो फिक्स है। 40-50 डेरिवेशन टोटल एक साल में होते हैं। जैसे आप 12th में पढ़ोगे तो 40-50 डेरिवेशन है टोटल, तैयार कर लीजिए। वो फिक्स होता है ना 20-25 नंबर, और बाकी न्यूमेरिकल 40 नंबर का आता है, सबको पता है। ICSE में थोड़ा मान को चलो 30 नंबर का आता है, CBSE में 20-22 का रहता है, यूपी बोर्ड में धमाकेदार रहता है 35 से 40 नंबर का। यूपी बोर्ड में 35 से 40 नंबर का न्यूमेरिकल फिक्स होता है। हाँ, डेरिवेशन के साथ पीछे वाला क्वेश्चन लगाए, अथवा में लगाए, मतलब कहीं ना कहीं वो टांगे रखेगा इसे। तो अगर बोर्ड के आप स्टूडेंट हो तो आपको डेरिवेशन भी तैयार करने हैं, थ्योरी डेफिनेशन भी तैयार करनी है, और न्यूमेरिकल भरपूर लगा लेना है, और नहीं तो आप ऐसे लटक जाएंगे। क्यों भाई? मान लो हमने डेरिवेशन और डेफिनेशन आम टीचर की तरह हमने पूरा करा दिया, और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तुम्हारी 0 कर दी, तुम्हारा वो तो हो जाएगा पोर्शन। तो 35-30 नंबर तो तुमने कर लिया, उसमें किसी का मन किया कहीं काटने का तो काट भी देगा, लेकिन न्यूमेरिकल की अगर आपने जुनून बना के प्रैक्टिस नहीं किया है तो सवाल बिल्कुल छोटे छोटे आते हैं। जो तुम्हारी कुमार मित्तल होती है, अगर तुमने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो क्वेश्चन का लेवल उससे 10 गुना नीचे का होता है। जो बोर्ड एग्जाम पूछता है 10 गुना नीचे होता है। जो तुम्हारी ओरिजिनल किताब है, अगर तुमने ईमानदारी से पूरी लगाई है तो बोर्ड में आने वाले सवाल उससे नीचे आते हैं, तो तुम्हारे सब बन जाएंगे। और तुमने कभी लगाए नहीं तो एक को नहीं बना पाओगे। तो मोशन की इक्वेशंस को आंख मीच करके लीनियर हटा दो, केवल एंगुलर मोशन की इक्वेशंस को लिख डालो। बोल क्यों ना रहे? दोनों कभी दुई कंटा आप मारेंगे, बुद्धि ठीक हो जाएगी। ये सोने के अलावा कोई काम ही नहीं इसके पास। भाई कहना सोने के अलावा इसके पास कोई काम ही नहीं है, तो ये क्या करेगा? सिर्फ सोता है ये, बुरी आदतों का शिकार हो गया है। हाँ, ये तीनों इक्वेशंस आप फटाफट लिख लीजिए डेरिवेशन के साथ। हो गया कि नहीं? बना लिया? बनाओ फटाफट तीनों को, सबने कर लिया। चलो, मोशन की 3 इक्वेशंस थी। अगर आपको लीनियर आता है तो ये आ जाएगा। तो इस चैप्टर में अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये केवल उसी ऊपर डिपेंडेंसी है जो क्लास 11th में मोशन को जानता था। तो इस साथ से बाहर निकलो। अब सीधा तुमको ले चलता हूँ मैं इस चैप्टर की ओरिजिन कंसेप्ट पर। अब ये चैप्टर शुरू हो रहा है। ये इस चैप्टर में करीब करीब घुमा फिरा के 7-8 सवालों को लगा लेगा। बोलते क्यों रहते हो? बेवकूफ कहीं के, यही कारण है। तमीज़ से बैठना सीख लो, सीधे सुनना सीख लो, तो पढ़ना सीख जाओगे। 5 साल तुम्हारे कैसे गुजरे इससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ढंग से तौर तमीज़ से तरीके से क्लास में बैठोगे तो महीना भर सही, 2 महीना सही, 3 महीना सही, लेकिन चौथे महीने तुमको शिकायत नहीं होगी। तुम कितने घटिया है उससे कोई लेना देना नहीं मुझे। तुमने अपनी पिछली ज़िंदगी में क्या किया इससे मुझे कोई लेना नहीं। कोई भी बच्चा अगर 4 घंटे किताब उठाने लगेगा घर में और क्लास में ढंग तमीज़ से बैठने लगेगा, ध्यान से शिक्षक को सुनने लगेगा, धरती पर चाहे जहाँ रहे शिक्षक कोई ख़राब नहीं है, सब सिखा देगा। बैटरी अभी बहुत है। चलो, अगला टॉपिक यहाँ पर है आपका बहुत खूबसूरत सा। 1 मिनट मुझे बुक देना, एक कोई भी दे दो, कुमार मित्तल दे दो, एसएल दे दो, कुछ भी दे दो। हाँ, यही दे दो, वही दे दो, दे दो, ऐसे दे दो, मैं निकाल लूँगा। मैं तुम जितनी देर में ढूंढोगे उतनी पहले हम केवल पन्ने में हाथ डाल के निकाल लेंगे कहाँ पर है। नहीं समझे? एक चैप्टर ही बीच में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने इसकी एक शुरुआत में जड़ पकड़ा दी थी। चलिए, ये देखिए सीक्वेंस में आप देख लीजिए, सारी बातें हो गई। सबसे पहले हमारे पास टॉर्क था, इसके बाद मोशन की तीनों इक्वेशंस थी। मोशन की इक्वेशन से बाहर निकले सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट
और बहुत एक्सक्लूसिव चैप्टर है। थोड़ा सा संघर्ष करके इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, फिर वापस लौट के हम आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की ओर ले चलेंगे, राइट। ये यूनिट खत्म हो जाएगी आराम से। अगली हेडिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया है कि इनर्टिया होता है, देखो पहले यही है, टी होगा ना, हाँ इनर्टिया लिखता है, इनर्टिया। बड़ी खतरनाक जो है प्रोनाउंसिएशन रहती है, बोलेगा इनर्शिया लिखेगा इनर्टिया। सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? कोई रिजिड बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे, और हर पार्टिकल की इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी। हम आप भी अगर रिजिड बॉडी हैं तो हम आप भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो एक छोटा पार्टिकल है जिसका मास m1 है, तो रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस की r1 होगी। दूसरा पार्टिकल मास m2 है, डिस्टेंस क्या होगी? तीसरे पार्टिकल का मास m3 है, डिस्टेंस क्या होगी? चौथे पार्टिकल का मास m4 है, डिस्टेंस क्या होगी? ऐसे अरबों खरबों पार्टिकल होंगे, मुझे पता ही नहीं कि एक रिजिड बॉडी में कितने पार्टिकल होते हैं। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये जानना पड़ेगा मैं। किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके पार्टिकल्स के मास, उसके पार्टिकल्स के और उनकी रोटेशन सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के सम को कहते हैं। पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2, तीसरे पार्टिकल का आप यहाँ सिमेशन यानी सिग्मा का साइन लगा सकते हैं, सबको जोड़ा गया होगा जब, तो I बराबर सिग्मा mr स्क्वायर। किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके पार्टिकल्स के मास और उनकी रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के सम को कहते हैं। स्क्वायर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। किसी वस्तु का जड़त्वाघूर्ण उसके कणों के द्रव्यमान और उनकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस एंड मास ऑफ द पार्टिकल, राइट। हिंदी में देख लो, मैं तुमको दोनों डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, केवल समझ में आनी चाहिए। डेफिनेशन तो तमाम शब्दों को तोड़ मरोड़ करके लिखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आप किताब की ही डेफिनेशन लिख डालें तो वो डेफिनेशन किस बात काम की, वही तुमने याद किया और अपने समझा नहीं कभी। हमने क्या कहा, ये बॉडी अगर एक रिजिड बॉडी है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके पार्टिकल के मास और उनकी रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के सम के बराबर होती है। किसी वस्तु का जड़त्वाघूर्ण उस पिंड के उसके कणों के द्रव्यमान और उनकी घूर्णन अक्ष से दूरियों के वर्गों के गुणनफल के योग के बराबर होती है, राइट। लिखो, सब लोग अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी मोमेंटम नहीं, मोमेंट, केवल मोमेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mass and square distance from rotation axis, mass and square distance from rotation axis, mass of क्या बोला, mass and square distance from rotation axis,
स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। ये सारे सभी रोटेट करेंगे सर? हाँ, अब देखिए, आप ही देखिए, मैं भी दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट दीजिए, अपना पेन दे दीजिए हमको। ये देखिएगा, ये आपका पेन एक रिजिड बॉडी है। इसको इस एक्सिस पर रख दूँ तो ये पूरा पेन, अगर मैं घुमाऊँ तो पेन का हर कण कण, हर पार्टिकल रोटेट कर रहा है। यस सर। मान लिए मैंने इसके पार्टिकल की मार्किंग कर दी। एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल तो करोड़ों अरबों खरबों हैं। एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, ऐसे दिखा दिया मैंने। जब मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे इसका हर पार्टिकल साथ साथ रोटेट कर रहा है, कोई आगे पीछे तो नहीं घूम रहा है। जितनी रफ्तार से, जितनी एंगुलर स्पीड से ये पार्टिकल घूम रहा होगा, उतनी ही एंगुलर स्पीड इस पार्टिकल की होगी। एक चक्कर पूरा करने का समय इसके हर पार्टिकल का सेम है या अलग अलग है? अलग। इसके जितने पार्टिकल हैं, अगर मैं इसे घूम गया तो एक चक्कर पूरा करने का समय हर पार्टिकल का सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा। जैसे पंखा है, पंखा रोको, दिखा रहा हूँ, रुको, गलत पंखा बंद कर दिए, पहले रोकने दो फिर बताते हैं। ए आशीष, रोको इसको, रोको इसको, फिर रोके। हाँ, ये मार्कर से, अरे बहुत मार्कर से मार्क करने लायक नहीं है सर, उंगली से ही कर दे। उंगली से कर दो, इसमें 2-3 जगह मार्क कर दो, देखो उसके सर में ना गिरे। उंगली से डस्ट को हटा दो तो पार्टिकल मार्क हो जाएंगे ना। ये देखो, क्या नाम है तुम्हारा? मनीष। देखो भाई मार्किंग कर रहा है अलग अलग लोकेशन पर। ये पूरी एक रिजिड बॉडी है कि नहीं है? एक जगह और मार्किंग कर दिया। अब अगर इस पंखे को घुमा दिया जाए तो जितनी जो चीज़ों को मार्किंग की गई है, सभी का एक चक्कर घूमने का टाइम अलग अलग होगा या सेम होगा? एक चक्कर जितनी देर में वो वाली मार्किंग हो रही है, उतनी देर में दूसरा वाला मार्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टाइम सेम है, बस वो आगे पीछे आएंगे, लेकिन एक चक्कर पूरा करने का टाइम सबका सेम होगा कि अलग अलग होगा? ये बॉडी ऐसे आपके सामने प्रैक्टिकल है। देखो मैंने कई जगह मार्किंग की है, ये सब पार्टिकल है इसके। अगर इसको रोटेट कराया जाए ऐसे 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 ऐसे, क्या होगा मुझे बताओ? जितने पार्टिकल्स हैं सभी एक चक्कर इक्वल टाइम इंटरवल में घूमेंगे। तो इसका मतलब इसमें जितने पार्टिकल हैं सबका ओमेगा सेम होगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, 2π/, और जब t सबका सेम होगा तो ओमेगा सबका, और एक रिलेशन आता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू। अब देखो हर एक का आर अलग अलग होगा, एक नज़दीक होगा, एक दूर होगा, एक यहाँ होगा, एक वहाँ होगा। ये बॉडी पूरी छितराई पड़ी है ना इतनी बड़ी, तो इनमें सभी पार्टिकल की लोकेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन चक्कर पूरा कर, ये पूरी की पूरी बॉडी एक साथ है, तो इसका हर कण कण एक साथ ही तो घूम रहा है, तो ओमेगा तो सबका सेम है। हाँ, बस जो नज़दीक होगा वो धीमे चल रहा होगा और जो दूर होगा वो तेज़ चल रहा होगा। देखो ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो नज़दीक होगा वो धीरे चल रहा होगा और जो दूर होगा इसका आर बड़ा होगा, उसका भी। जैसे आप सेंटर में हो जाओ, एक अपनी गर्लफ्रेंड को इस हाथ में पकड़ लो और एक को दूसरे में पकड़ लो और खुद घूमो और दोनों को घुमाओ, तो दोनों की रफ्तार बराबर होगी। लेकिन एक को जो है ऐसे हाथ मोड़ करके नज़दीक कर लो और एक को इतनी दूर कर लो और फिर तुम घूमो। हाँ, दोनों कान पकड़ वाले ले जाएं अलग बात है। हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 गर्लफ्रेंड बना लो। हाँ, 2 बना लो। नहीं, हम कह रहे 2 बना लो। एक को जो है ऐसे हाथ करके यहाँ पर उसका हाथ ले लो और एक का हाथ ऐसे पकड़ लो और तुम घूमो अपने एक्सेस पर, तो एक तेज़ी घूमेगी देखोगे और एक धीरे धीरे चलेगी। नहीं, एक खड़ी नहीं रहेगी। अगर आप इसको ऐसे लिए हैं इतनी दूर पर, डिस्टेंस उसकी कम कर रखे हैं और आप अपने खुद पर अपने एक्सेस पे घूम रहे हैं, तो वो तेज़ घूमेगी और दूसरी वाली जो नज़दीक होगी वो, उसकी रफ्तार कम होगी और आपकी रफ्तार सबसे कम होगी। आपकी रफ्तार सबसे कम होगी। जैसे आपने पटापुली देखा होगा, एक व्हील छोटा हो और एक बड़ा हो, छोटे वाले से इसका पट्टा इसमें चढ़ा दीजिए तो ये बहुत तेज़ घूम रहा होगा, ये धीरे धीरे घूम रहा होगा। आटा चक्की की मशीन देखिए ना, साइकिल देखिए, साइकिल
साइकिल का जो गियर वाला व्हील होता है वो बड़ा होता है, और जो फ्री व्हील जिस पर वो चढ़ी रहती है चेन वो छोटी होती है इसकी कंपेरिजन में। आप साइकिल चलाते हो जब, तो ये आप धीरे धीरे चलाते हो, लेकिन आपका पहिया तेज़ घूमता है, और जब ये तेज़ी से फ्री व्हील घूमता है तो उसके पहिया और बड़ा पहिया लगा होता है, और तेज़ तेज़ चलते हैं आप, होता है कि नहीं। ये बेसिक मैकेनिक्स है साइंस का। तो ये अगर पूरी की पूरी बॉडी अपने एक्सिस पर घूम रही है तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, समझ रहे हैं। इस पार्टिकल का मास m1 है, रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस इसकी कितनी है, रोटेशन हो रहा है। तो कुछ तेज चल रहे होंगे, कुछ धीमे चल रहे होंगे, नज़दीक वाले धीरे चल रहे होंगे और दूर वाले तेज चल होंगे। वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सबका सेम होगा, ओमेगा सबका, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2π/t। आपने डिक्लेयर कर दिया, सभी साथ साथ अपना एक चक्कर पूरा करेंगे, और एक चक्कर पूरा करने का टाइम ही जो होता है वो टाइम पीरियड होता है, टाइम। तो ओमेगा बराबर क्या हुआ, 2π/, जब t सबका सेम है तो हर पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा, करेक्ट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर डिस्टेंस, मास एंड स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पार्टिकल के मास और उसकी रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट का सम होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर हो गया। अगली हमारी एक हेडिंग आ रही है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। हेडिंग है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क को आप टाउ कहते हो, लीनियर एक्सेलरेशन ए होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन आज ही आपने कहा अल्फा होता है। ए कन्वर्ट हुआ था ना अल्फा में, और हम लोगों ने पढ़ रखा है v = r ओमेगा। v = कोई भी रोटेशन करती बॉडी होगी तो v बराबर r ओमेगा। अगर इसको टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। और यहाँ पर आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो a = r अल्फा। अगर आप कहते हैं कि v = r ओमेगा कहाँ से आया, तो हम लोग अभी ताजी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो एक पोजीशन P से एक पोजीशन Q तक जाने में सेंटर पर एंगल बनाती है, और मैथ में हम लोग पढ़ते हैं थीटा रेडियन = r/, रेडियस, चाप बटे त्रिज्या, r/। तो तुमको पता है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया, यहाँ से यहाँ तक गया तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर्क के रूप में आ गया, और अपान रेडियस। तो तुमको पता है इसको t से डिवाइड कर दो, इसको t से डिवाइड कर दो। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये हो गया ओमेगा, और ये हो गया v, और वो हो गया r। हाँ, ये ओमेगा = v/r। तो v = क्या हो गया, ये डेरिवेशन, ये क्वेश्चन उनको उसमें आया था वेक्टर में, जिसमें कहता है कि एक पार्टिकल के एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा = वेक्टर में है और r दिया है, वही v पूछा है। तो हमने कहा था v बराबर r ओमेगा होता है। तो इसका डेरिवेशन समझ लें कैसे, कितना सरलता से आ जाएगा। ध्यान से समझें इसको। शुरू करने से पहले कंसेप्ट, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है अंशुल, तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाने में सेंटर पर कुछ एंगल बनाएगी, तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और थीटा रेडियन = r/, रेडियस, पढ़ा था ना। और हम एक काम करें, थीटा को थीटा कहें, आर्क को डेल्टा s बोल दें, डिस्टेंस है ना एक प्रकार की, अपान r। तो इधर डेल्टा t से डिवाइड कर दिया, इधर भी डेल्टा t से डिवाइड कर दिया। θ/डेल्टा t को हमने क्या कह लिया, जैसे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप लीनियर वेलोसिटी बोलते हो,
नहीं बोलते हो? तो ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोलेंगे। ये डेल्टा एस अपान टी को हम वी कह देंगे, बोलो। तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया? आर ओमेगा। अब इनको भी टी से फिर से डिवाइड कर दो। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू आर एल्फा, ए इज इक्वल टू। तो अब मैं इसकी कंसेप्ट तुम्हें देने वाला हूँ। अब ये कंसेप्ट पूरी हो गई तो मेरा रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इस चैप्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ये पुराने डेरिवेशन आ गए स्टार्ट कराने के लिए, इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं, कुछ समझाया मैंने, फिर पढ़ेंगे इनको हम लोग बाद में। फिर तो चैप्टर तुम लोगों ने बीच में शुरू करा दिया है। अभी तुमको वेक्टर के बाद चैप्टर था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। हाँ कोई बात नहीं, अभी चलेगा वो, उसकी कैपेसिटी हमें पता है कब रुक जाएगा। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हमको पता है ये मेरी एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी है यूं ही नहीं बन जाया करती है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। हज़ारों करोड़ों लाखों अरबों पार्टिकल्स होते हैं एक छोटी सी रिजिड बॉडी में। हर पार्टिकल की रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस अलग अलग होगी, हर पार्टिकल का मास अलग अलग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारा काम है उन्हें M3 M4 M4 R4 दर्शाना, राइट। हमारी हेडिंग है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन इस चैप्टर के लिए। तो आज अभी ताज़ा हमने टॉर्क पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू पढ़ा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो ना, पढ़ा है ना। तो पहले वाले पार्टिकल की बात करूँगा तो टाउ 1 होगा वो, पहले वाले पार्टिकल पर फोर्स की बात करूँगा तो F1 होगा, पहले पार्टिकल पर डिस्टेंस की बात करूँगा R1 होगा। फोर्स इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो M1 इंटू A1 होगा इंटू R1 होगा, बोलो। आगे और बढ़ो तो M रहेगा, A इज इक्वल टू अभी भी डिराइव हुआ है R एल्फ़ा, A इज इक्वल टू, तो A1 की जगह R1 लेकिन अल्फ़ा 1 नहीं, सिर्फ अल्फ़ा। मैं बताता हूँ क्यों। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा है हर पार्टिकल जो इस सिस्टम के अंदर है उसका ओमेगा सेम होगा, ओमेगा, तो हर पार्टिकल का अल्फ़ा भी तो सेम होगा क्योंकि अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपान टी, ओमेगा अपान। जब ओमेगा सबका सेम है तो अल्फ़ा भी सबका, तब वहाँ अल्फ़ा A1 अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि A इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, हाँ A इज इक्वल टू V/R होता है, हाँ है ना, A इज इक्वल टू V/T बनता है ना। तो जब V सबका अलग अलग है तो A सबका अलग अलग होगा, लेकिन जब ओमेगा सबका सेम है तो अल्फ़ा भी सबका, तो टाउ बराबर आज ही पढ़ा है आपने। इसको मैंने पहले पार्ट के लिए था F1 R1 लिखा, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा, M1 तो M1 रहा, R1 तो R1 रहा, A1 की जगह क्या कर देंगे R एल्फ़ा, R ये देखो ना, अभी भी आज का है ताज़ा, तो A1 की जगह R1 तो आएगा लेकिन अल्फ़ा 1 नहीं होगा, तो R1 अल्फ़ा। तो बताओ टाउ 1 कितना हो गया, M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा पहले पार्टिकल के लिए। जो दूसरा पार्टिकल होगा उसका टॉर्क कितना होगा, M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा। इसमें तो अरबों करोड़ों पार्टिकल होंगे, सबके लिखते ये थोड़ी ना रहेंगे हम, डैश 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 डैश, सबका टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 सब पूरा जोड़ोगे तो पूरे सिस्टम का नेट टॉर्क कितना हो जाएगा। सबको जोड़ दोगे सारे इक्वेशन को तो टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 सब जोड़ करके क्या हो गया, इन सबको जोड़ने गया तो अल्फ़ा कॉमन है, देखो ब्रैकेट में क्या बचा। अभी इसके जस्ट पहले आपने देखा होगा, इसको मैंने आई कहा है, इसको क्या कहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो टाउ बराबर क्या हो गया रिलेशन आई एल्फ़ा। ये तो शुद्ध डेरिवेशन है, शुद्ध कंसेप्ट है जो एक सीन के साथ ही शुरू हो जाते हैं और 2 मिनट बाद वहीं ख़त्म हो जाते हैं। जल्दी से बनाइए इसको भी, बनाइए 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 जल्दी।
बहुत सबसे बड़ा चैप्टर है इधर फर्स्ट वाले वॉल्यूम का। फर्स्ट वॉल्यूम का सबसे बड़ा चैप्टर यही है। बारिश होने लगी, बड़ा यूनिक काम हो रहा है। ये था रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर। हाँ हम हट गए। उज्जवल कह रहा था कि 5% है, देख रहे हो हमारे पास 22% बैटरी थी, अभी भी 10% है। 1 घंटे 30 मिनट का वीडियो बच चुका है। 1 घंटे 30 मिनट का वीडियो बच